सबसे पहले तो 5 साल के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं, न्यूज़ रूम। मनीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नवभारत के न्यूज़ रूम में। और न्यूज़ रूम तो आपके लिए कोई नई जगह है नहीं वैसे, है ना। और लेकिन नवभारत के न्यूज़ रूम में जो कि 5 सालों में नवभारत ने जिस तरह का काम किया है, आप आए तो लोगों की हौसला अफजाई भी होगी और आपसे बातचीत होगी तो और लोगों को, है ना, नहीं, अच्छा मैंने भी लगेगा। आते ही ये देखा और 5 साल की बहुत बधाई। धाकड़ 5 साल। पूरी टीम धाकड़ 5 साल। टाइम्स नाउ नवभारत के 5 साल, जो धाकड़ 5 साल थे, वो पूरे हुए हैं। और मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ में हैं। पूर्व पत्रकार रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि टाइम्स ग्रुप से ही मनीष सिसोदिया जी ने अपनी शुरुआत की, पत्रकारिता की, टाइम्स एफएम से। तो पहली नौकरी आपकी टाइम्स एफएम में थी, तो इस ग्रुप से तो आपका अलग ही लगाव है। अलग एक कनेक्ट फील होता है टाइम्स ग्रुप के साथ में, क्योंकि मैं टाइम्स एफएम में टाइम्स ग्रुप ने 93 में एक एफएम चैनल शुरू किया था, तो मैं वहाँ आरजे बन के गया था। और 98 तक मैं आरजे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबके काम करता रहा। उसके बाद टीवी में आ गया, टीवी न्यूज़ में। अच्छा, यहाँ से जब आप न्यूज़ रूम को देख रहे हैं, अभी तक तो आपने उस समय देखा जब आप दूसरे चैनल्स में थे, लेकिन अब क्या अंतर क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीन्स बढ़ गई हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग बढ़ी है। बड़ी छोटी सब तरह की स्क्रीन्स बढ़ गई हैं। पहले डेस्क टेबल्स होते थे ऑर्डिनरी, और हाथ से कॉपी लिख लिख के हम लोग एक दूसरे को पकड़ाते थे। मुझे नहीं पता अभी कैसे होता है कि यहाँ ज्यादा स्ट्रेस फील होता था सर, यहाँ ज्यादा स्ट्रेस फील होता था, या अब जहाँ पे वहाँ ज्यादा स्ट्रेस है? मुझे पता नहीं। मुझे अभी भी जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ तो ठीक है, मेरे फ़ोन भी होता है, लैपटॉप भी होता है, पर मुझे हमेशा हाथ से, मैं उसी जनरेशन से हूँ कि पेन पेपर यूज़ करता हूँ। आम आदमी पार्टी की जितनी वीडियो आती हैं या उसके ऊपर जो स्क्रिप्ट होती है, वो अब भी यही फाइनल करते हैं। मतलब वहाँ पे एडिटर की भूमिका में पत्रकार तो अभी भी है ना, वहाँ एडिटोरियल रोल मुझको दिया हुआ है। आपको कुछ सवाल है? सर, मेरा नाम संदीप है और मेरा सर सवाल आपसे ये है कि आप भी पत्रकार रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से पत्रकारों को निशाना बनाया गया, तो सर उस पर आपका क्या सोचना है? आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? मुझे लगता है वो गलत है। इंडिविजुअल्स को किसी भी तरीके से निशाना बनाना, आपको बात नहीं करनी है, बात मत करिए। जैसे मेरी असहमति होती है, मुझे लगता है मतलब बहुत आइडियल वर्ल्ड में जिए तो सबको सबसे बात करनी चाहिए, लेकिन मेरे अपने रिजर्वेशंस हो सकते हैं किसी को। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। मुझे आपका कोई, किसी का कोई ब्रांड पसंद नहीं है, ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा। पर मतलब वो वीडियोस मैंने देखे और उन पर रेट भी किया कि किसी को फिजिकली ह्यूमिलेट करना ये तो गलत था। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई आंदोलन की स्ट्रेटेजी थी। वहाँ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस तरह से कर रहे थे, क्योंकि मैं भी घूम रहा था वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेज से किसी को प्रोवोक कर रहा था या लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा था कि पत्रकारों को इस तरह से करो। अन्ना का आंदोलन जहाँ से आप लोग ने मतलब शुरुआत की, एक तरीके से अलग तरह की शुरुआत, उसके बाद ये एक आंदोलन जो जेनजी का हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? क्या फ़र्क है दोनों में? ये आंदोलन मुझे लगता है और बड़ा था उससे, क्योंकि जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो हमने बहुत तैयारियां की थी। मैं खुद देश के, मतलब दिल्ली के आसपास के खूब सारे गाँव में, शहरों में जाके मीटिंग्स करके आया था कि साहब, जब अन्ना जी तैयार हो गए थे अनशन के लिए, उन्होंने कहा था मैं अनशन में बैठूंगा, अरविंद जी ने किया था, हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, न्यूज़ रूम्स में आके लोगों से मिले थे कि इस तरह का एक आंदोलन होने वाला है। इस आंदोलन में उस तरह का तो इनको स्पेस ही नहीं मिला कोई। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा, मुझे लगता है सोशल मीडिया, ये आंदोलन सोशल मीडिया पे लड़ा गया, सोशल मीडिया पे लड़ा उस गया, टाइम बहुत हम लोगों को सक्सेसफुल। याद है कि जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, आप लोग बैठे हुए थे, तो मतलब देश भर से लोग आ रहे थे, लेकिन कोई सोशल मीडिया के जरिए किसी को नहीं बुला रहा था, सब अपने मन से आ रहे थे। उस वक्त केवल फेसबुक था, मेरे ख्याल से ट्विटर आया ही था, ट्विटर आ गया था और बहुत ज़्यादा वो नहीं था। हम लोग ब्लैकबेरीज के फ़ोन इस्तेमाल करते थे आपस में कम्युनिकेट करने, व्हाट्सएप नहीं था करते थे। हाँ, लेकिन इस आंदोलन में सोशल मीडिया ने जो भूमिका निभाई, एक बड़ी चीज़ ये हुई कि जिन लड़कों के बारे में कहा जाता था कि ये तो रील्स बनाते हैं खाली, इनको कोई मतलब नहीं है, लड़कियों के बारे में कहा जाता था दिन भर इंस्टाग्राम पे लगी रहती हैं रील, वो सड़क पे भी उतर सकती है। तो रीलबाजों को लेकर के नजरिया बदला इस बिल्कुल आंदोलन बिल्कुल, ने। और लोगों को लगता है रील ये हमारी मनीष जी, morning जो shift- भाषा थी ना, उस पे बहुत सवाल बाद में उठे कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ, प्रधानमंत्री ने भी उस पर फिर माफी वाला एक वीडियो बनाया, लोगों ने भी वीडियो बनाए।
वो भाषा पहले ऐसी कभी सुनी नहीं। देश जब गुस्से में होता है, जब जनता गुस्से में होती है, तो अब दो टॉपिक है। या तो आप उस मुद्दे को समझ लीजिए कि जिस मुद्दे पर वो गुस्सा आया है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियों के एग्ज़ाम लीक हो जा रहे हैं, नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है, तो या तो आप उसके प्रति सिंपैथी रख लीजिए और उसका एनालिसिस कर लीजिए, या गुस्से में आदमी क्या भाषा बोलेगा। आम बच्चे हैं यार, ये कोई बहुत सधे हुए कहें कि सीजन्ड स्पीकर्स थोड़े हैं, वक्ता थोड़े हैं। ठीक है, और इसीलिए मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी ने आके माफ कर दिया सबको, बोला कि भाई प्रधानमंत्री जी ने तो एफआईआर भी करा दी। मनीष जी, ये हमारी सुबह की शिफ्ट की जिम्मेदारी संभालते हैं। नीतीश जी, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। ये खबरबाज हैं हमारे। साल 2008 का मौका है, जब मैं कॉलेज में था। अच्छा। तो डॉक्यूमेंट्री बनाना था कॉलेज में, तो साक्ष्य नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जंतर मंतर के पुराना आपने वीडियो तब आप निकाला। कबीर नाम की संस्था चलाते थे। 2008 में। जी जी, तब ये बाइक ली है। तो यूपीए के दौर में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, जिसके खिलाफ तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज बीते 10-12 सालों में एक मुद्दा जो लग रहा है कि ये मोदी के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगा विपक्ष के लिए। एक्चुअली विपक्ष इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है। मुद्दे देश के होने चाहिए, विपक्ष के नहीं होने चाहिए। मैं ऐसे देखता हूँ, आज स्टूडेंट्स का मुद्दा था, हमारी पार्टी ने, मैंने व्यक्तिगत रूप से हमने कहा हम साथ खड़े हैं। तो मुद्दे तो देश के हैं। पक्ष और विपक्ष क्या होता है? पक्ष और विपक्ष को तो राजनीति करनी किन होती है। मुद्दों पे मोदी आपको फेल होते दिखे? मुझे तो समझ नहीं आता किन मुद्दों पे पास हैं। पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे, और मतलब जो मुद्दे की बात करो, नौकरियां ठीक से नहीं दे जनता पा का रहे। विश्वास तो आप देख रहे हैं, चुनाव दर चुनाव उनको मिल रहा है। जनता का विश्वास मिल रहा है या वोट मैनेजमेंट मिल रहा है? वो तो वोट, उनको इलेक्शन मैनेजमेंट आता है, एक चीज बाकी पर काम करना नहीं आता। मनीष जी, जो बाकी पर इतना बड़ा मैंडेट मोदी जी को मिला 2014 में। उन्होंने एक नारा दिया, जैसे मैं भी मोदी जी के मुद्दों पे साथ होता हूँ कई बार, कि यार इन्होंने स्वच्छ भारत का नारा दिया, हमें लगा अच्छी बात है, कम से कम देश साफ होगा। आप पूरे देश में एक शहर बता दो जो मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के बाद ये कहा हो कि भाई ये उसका प्रोडक्ट है जो आज इंदौर की तरह साफ हो गए। वो कहते हैं कि ट्रंप के कहने पे कुछ भी कर देते हैं, E20 ट्रंप के कहने पे लागू कर रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मुद्दे। राज्यसभा में उन्होंने सवाल के जवाब में दिया कि माइलेज कम होने की कई वजह हो सकती है, सिर्फ इथेनॉल या E20 नहीं। उन्होंने माना है कि बाइक में भी और कार में भी E20 की वजह से माइलेज कम हो सकता है। और खाली प्रधानमंत्री जी के कहने से थोड़ी होगा। भाई मैकेनिक क्या कह रहा है, गाड़ी का ओनर, मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ मान लीजिए, मुझको पता है कि मेरी गाड़ी क्या माइलेज है, 1 अप्रैल से पहले क्या माइलेज होता था और अब क्या माइलेज है। 30 करोड़ लोग शिकायत कर रहे हैं, जिनमें से 2 करोड़ 33 लाख लोगों ने तो लिख के हमको दी कि जी इसको प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा दो। मनीष जी, ये हमारा रनडाउन है, मेन जगह पे पहुंच गए। मेन जगह पहुंच गई है। अरुण पाठक जी हैं, हाँ अरुण, रन संभालते हैं। अब आप आज इस कुर्सी पर जरा मैंने भी बहुत दिन बैठिए। रनडाउन बनाया। मनीष जी, अब आप इस कुर्सी पर आप बैठिए और जरा बताइए कि हेडलाइंस कौन कौन सी अच्छा, दिखाइए, कौन कैसे कौन सी होता है? हेडलाइंस आपने हम बनाई लोग तो जब रनडाउन बनाते थे तो उस वक्त इस पे मुझे याद है कि मनीष जी, कितने साल बाद आप रन डाउन पे बैठ रहे हैं आज? 2005 के बाद, 2005 के बाद बैठ रहे हैं, यानी करीब 21 साल हो गए आपको ना। 21 साल बाद। तो ये आई न्यूज़ का सिस्टम है रनडाउन का, और ये हमारी 5 हेडलाइन है। आप इन 5 हेडलाइन को एक बार देखिए और आपको क्या लगता है कि ये 5 हेडलाइन का सीक्वेंसिंग सही है, खबरें इसमें सही हैं? भाई E20 सबसे बड़ा मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है। आप एडिटोरियल की लाइन से बताइए। नहीं, देखिए किसी नेता का स्टेटमेंट मायने नहीं रखता, लेकिन मुद्दा किसका है? E20 देश के हर उस आदमी का मुद्दा है जिसके पास गाड़ी है या जिसके पास बाइक है, पीके चुनाव जीते हैं। मुद्दा ये भी बहुत बड़ा है क्योंकि देश की सबसे बड़ी, सबसे आज की तारीख में सबसे सफल पॉलिटिकल राजनीति के अध्यक्ष ने जहां से सीट छोड़ी, वो चुनाव वो बहुत बुरी तरह से हार गए। नीति आयोग ने पंजाब को चुना शिक्षा के लिए और रैंकिंग बढ़ाई, तो ये क्या मतलब आपकी सरकार में था या पहले से? क्योंकि पंजाब में एजुकेशन और दूसरी चीजों पे हमेशा से आप पर रहा है। हमने आके चीज़ें ग्रास रूट पे फिक्स की। वही कहना, वो पत्रकार वाली एक बार नजर आ जाए तो चीज़ें पकड़ में आने लगती हैं। अब मैं हमेशा जाके दिल्ली के स्कूलों में पूछता था, मैंने पंजाब में भी जाके पूछा, यार आप 10 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए लड़कियों को पढ़ने बुलाते हो, टीचर्स हैं, महिलाएं टीचर्स हैं, उनको बुलाते हो, एक ढंग का टॉयलेट तो बनवा लो। जब भी हम एजुकेशन की बात करते थे पहले, कभी उसमें मिड डे मील हो गया कि नहीं हो गया, एग्जाम ठीक से हो गया कि नहीं हो गया, टेक्स्ट बुक ठीक से बट गई कि नहीं बट गई, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बिल्डिंग ठीक हो गई कि नहीं हो गई, टीचर्स टाइम पर आ रहे हैं। 8 घंटे, हाँ टीचर्स टाइम, 8 घंटे जो लड़की आपके स्कूल में आके पढ़ रही है उसको, या टीचर पढ़ा रही है उसको एक वॉशरूम तो दो पहले। मेरा सवाल यह है कि पंजाब में क्या
जीत का भरोसा है या दिल्ली वाला डर वहाँ पर भी है? नहीं, चुनाव तो चुनाव होता है, बट सरकार के काम बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बस कुछ चुनाव में तो एग्ज़ाम वाला ही डर होता है कि, और वो होना भी चाहिए। बट यस, काम सरकार के बहुत अच्छे बोल रहे हैं। और जितने काम मान साहब की सरकार ने, ये एक आम सेंटेंस है जो मैं हर जगह सुनता हूँ कि यार इस सरकार ने काम तो बहुत किया। काम तो दिल्ली में भी था। ठीक है, हमारा काम है काम करने की, राजनीति करना, जनता का काम है सपोर्ट करना। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, जब आप केजरीवाल जी से पहली बार मिले थे तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था उनके बारे में? जब उन्होंने परिवर्तन संस्था बनाई थी, तो ये भी इंटरेस्टिंग है, आपने मुझे भी यहाँ बिठाया। मैं उस दिन न्यूज़ रूम में ही था और केजरीवाल जी ने परिवर्तन नाम की एक संस्था बना के फैक्स किया था, सब जगह फैक्स आते थे उस दौरान। तो अभी भी होता होगा, खैर अब तो मेल्स पे होता है सब। तो वो फैक्स लेने वाली जो लड़की थी, वो सारी न्यूज़ उठा के मेरे सामने रख गई। कुछ लीन डे होगा, तो मैंने देखा कोई लोग हैं जिन्होंने परिवर्तन नाम की संस्था बनाई है। अब टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खबर थी नहीं, तो मैंने उठाया, कंप्यूटर पे लॉगिन किया, उसमें आया बिकम मेंबर, तो मैं परिवर्तन का पहला मेंबर बन गया। पहले दिन जब हम लोग, वो फिर घर आए थे मेरे, और बहुत देश के मुद्दों में बात हुई थी, एजुकेशन से लेके गवर्नेंस से लेके। तो मुझे लगा यार बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। अरविंद जी को लेकर क्योंकि चर्चा हो गई, तो एक जो बाहर, क्योंकि वही होता है कि जैसे हम लोग न्यूज़ रूम में क्या काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, वो बाहर बैठकर लोग इतना नहीं समझ पाते जो दिखता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी किसी की नहीं सुनते, जो चाहते हैं वही करवाते हैं, और एक अलग तरह का उनका नेचर है जो डिक्टेटरशिप टाइप भी होता है कई बार। ऐसा है क्या सच में? देखो, एक लीडर को अपनी टीम के साथ जहाँ स्ट्रिक्ट होना है वहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो हैं। जहाँ लीडर को टीम की बात सुननी चाहिए वो सुनते हैं। तो अगर आपके पास वो पॉइंट है, वो कंटेंट है जिसमें मेरिट है, आप मेरिट के बेस पर अरविंद केजरीवाल जी को कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते कि मैं आपका इतना क्लोज हूँ। आप अरविंद केजरीवाल जी को कन्विंस नहीं कर सकते। उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मतलब बहुत बार ऐसा होता है किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है आंदोलन में या किसी उसमें राजनीतिक उस पर क्या लाइन रखनी है। पर अरविंद जी सबके साथ सुन के फिर अपनी फाइनल लाइन देते हैं, और हम लोगों के लिए, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं, तो हमारे लिए भी वो फाइनल लाइन होती है। जो वादे कर कर आप पंजाब में गए थे, वो सारे वादे पूरे हो गए? क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि दिल्ली में सरकार ने काम किया था पहले, आम आदमी पार्टी ने, तो दिल्ली के एक्सपीरियंस से सीख के पंजाब में और स्पीड से काम हुए, और जो वादे वहाँ किए थे उनमें से तो उनसे ज़्यादा ही कर दिए। जैसे 1000 रुपये का वादा किया था, 1500 तक दे दिया। स्कूल ठीक करने का वादा किया था, स्कूल बसेस तक लगा दी। तो वादे तो जितने तो चुनावी वादे थे उससे तो कहीं। पंजाब में भी बहुत हुए, अभी भी मैंने देख पा रहा था कि प्रोटेस्ट कल ही आप लोगों ने खत्म कराया है। पंजाब में प्रोटेस्ट बहुत हुए, पंजाब में भी एम्प्लॉयज को लेके अलग तरीके का वो है माहौल। वहाँ एम्प्लॉयज यूनियंस हैं और पुरानी बेरोजगारी की बहुत सारी समस्याएं हैं। पर आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पंजाब की एक सांसद ने ही सवाल पूछा था, अपोजिशन पार्टी की सांसद हैं वो, उन्होंने सवाल पूछा था कि पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या स्टेटस है। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत सरकार ने माना है कि पंजाब में बेरोजगारी की दर पिछले 3 साल में मेरे ख्याल से 3 या 3.5% कम हुई है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का फर्क पड़ रहा है ना। अब हम आपको लेके जा रहे हैं सवालों की कुर्सी के पास, जहां बहुत सारे सवाल आपके पास आने वाले हैं। पत्रकार से नेता बने मनीष सिसोदिया राजनीति में खुद को कहां देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? ये तो बहुत टफ सवाल आ गया आपके सामने एकदम। टफ नहीं है, मुझे अपना फंडा क्लियर है मुझे। हाँ, तो इसलिए मेरे लिए टफ नहीं है। मैं एजुकेशन पे काम करना चाहता हूँ। हाँ, जिस हैसियत से भी हो, पार्टी में हो, सरकार में हो। हाँ, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, एजुकेशन फोकस होगा। हंसी आती है जब कई बार, जब मैं डिप्टी सीएम था तो मुझे लोग कहते सर आपको तो जैसे आशीर्वाद देते हैं ना लोग, कई बार वेल विश करते हैं, सर आप मुख्यमंत्री बन जाए। मेरे को नहीं बनना है यार मुख्यमंत्री, मेरे को शिक्षा मंत्री ज़्यादा ठीक लगता है। तो मुझे एजुकेशन पे काम करना है और वो मेरे दिल के करीब। आप जो आपने दिल्ली में बहुत सारे स्कूल बनाए और एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे आपकी चर्चा वाकई बहुत सारी हुई। अब पंजाब को आप उस लेवल पे लेके आ चुके हैं, या फिर आप प्लानिंग करते हैं कि अभी मौका मिले आपको तब जाके आप ऐसा कर पाएंगे, या वो नहीं? पंजाब में खासतौर से एजुकेशन में तो बहुत काम हुआ है, ऐसे ही थोड़े ही कि 27 नंबर से 1 पे आ गया। और भारत सरकार मान रही है, जो किसी चीज़ को आम आदमी पार्टी की तो वैसे ही मानने को तैयार नहीं होती है। मतलब हमारे देश के स्कूल ऐसे हो पाएंगे? अभी ये कहा जाता है कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं,
तो वो विदेश ना जाएं, यहाँ पढ़ें। ऐसी स्थिति आ पाएगी, ये सवाल हमेशा मेरा खड़ा इस रहता पर दूसरा टेक रहता है। जब मैं सरकार में था तब भी मेरे को बार बार पूछते थे कि भाई मंत्रियों के बच्चे, आईएएस के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं क्या? मैं कहता हूँ वो जहाँ पढ़ाते हैं वो पढ़ाएं। एक झुग्गी वाले का बच्चा पढ़ा के मैं आईएएस बना दूं, सफलता उसमें है। सफलता इसमें नहीं है कि आईएएस के बच्चे को पढ़ाने लगो। आईएएस कहीं भी पढ़ा ले यार, नेता कहीं भी पढ़ा ले। मैं उस टारगेट को लेके नहीं चलता। मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि एक विधवा माँ पंजाब के किसी गांव में रहती है, उसकी बेटी है, वो अगर डॉक्टर बनना चाहती है, क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़ के डॉक्टर बन सकती है? अगर वो बन सकती है तो मॉडल सफल है। अगर वो नहीं बन सकती है और सारे देश के नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ लें, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये बदलाव कितना साल और लगेगा? मतलब दिल्ली में आपने काम करके देख लिया, तो एक मॉडल पे आपने काम कर लिया। सरकारी स्कूलों को खराब होने में 25-30 साल लगे हैं, बहुत बुरे हाल हो गए हैं। पहले स्कूल्स की क्वालिटी सुधारना, फिर पेरेंट्स के अंदर भरोसा पैदा करना कि साहब सरकारी स्कूल में भी कैरियर बन सकता है। दिल्ली में कुछ कुछ हुआ था, अब इन्होंने सब बदल दिया, वापस कर दिया। पंजाब में हुआ है और पंजाब में आगे चलेगा अभी। दिल्ली रोल मॉडल रहा है एजुकेशन के लिहाज से। जब आपकी भी सरकार थी, आप शिक्षा मंत्री थे, तो अलग अलग राज्यों से टीमें आती थी बाकायदा स्टडी करने के लिए। आपको अभी, मतलब ये राजनेता के तौर पर मेरा सवाल नहीं है, मतलब वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज रिमेन्स अ जर्नलिस्ट, पत्रकार के तौर पर आपको सबसे अच्छा देश में कहाँ लगता है कि शिक्षा के लिहाज से अच्छा काम हुआ है, पंजाब को छोड़? कई जगह कई ऑफिसर्स ने अच्छे काम किए हैं, कई स्कूलों ने अच्छे काम किए हैं। कई जगह मुझे प्रिंसिपल्स के बारे में, जैसे राजस्थान के, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, प्रिंसिपल टीचर थे, उनका मैंने काम समझा। तो एजुकेशनल पॉकेट्स में बहुत जगह काम हो रहा है। मेरा सपना है कि इस देश के लोग इतना प्रेशराइज कर दें कि हर पार्टी की, जिस राज्य में जिसकी सरकार है, वो एजुकेशन पे काम करना शुरू करें। दैट इज बिगर। बीजेपी या दूसरी पार्टियां कहती हैं कि आप लोग करप्शन में हैं, आप लोग कहते हैं कि ये जनता किसे सच माने, वो अपनी लाइन कहां से तय करे, कैसे तय करे? कोई भी एक्स पार्टी वाई पार्टी पे आरोप लगाएगी, उसको जरा सा भी दिखेगा तो वो आरोप लगाएगी। इसलिए लेकिन इस देश की एजेंसीज फ्री होनी चाहिए। एजेंसीज फ्री नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ईडी और सीबीआई किसी के भी घर में जाके उसको उठा के जेल में डाल देती है और फिर 18 महीने जेल में रख सकती है, और बाद में वो केस जाके प्रूव होता है कि साहब ये तो केस ही मुकदमा चलाने लायक नहीं है। एजेंसीज अगर फ्री हों तो पार्टियां एक दूसरे को कुछ भी कहते रहें। अच्छा, एक बात इससे आ गया, जब आप जेल में रहे, एक लंबा समय रहे, उस समय आपके जहन में क्या चला था? कोई एक चीज जो सबसे ऊपर रही हो, जिसने आपके मोरल को हाई करके रखा हो? मैं पढ़ता था और मतलब मोरल हाई करते थे तो भगत सिंह को पढ़ता था, बाबा साहब को पढ़ा, बहुत लोगों को पढ़ा, जिससे मोरल हाई रखना पड़ता है जेल में। मतलब मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। जेल की इतने साइज़ की, इससे भी छोटे से साइज़ की कोठरी है जितने में आप लोग खड़े हो, मतलब इसकी 2/3 मान लीजिए। तो उसमें जब आप 18 महीने बिताते हो तो और सामने वो सींखचे खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है, दिल भी दुखी होता है, आप परेशान भी होते हो। लेकिन फिर उस वक्त वो किताबें, वो जीवन की, यार वो 17-18 साल के लड़के इतना लड़ रहे थे, तुमको तो अभी अपने ही देश में अपनी सरकार ने भेजा हुआ है, उनको तो अंग्रेज भेजते थे, तो वहाँ से हिम्मत आती है। तो इतना सारा काम जो आप बता रहे हैं, ये करने के बावजूद पिछले चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि जिस आम आदमी पार्टी को झोली भर भर के लोगों ने वोट किया था, चुना था, मतलब सबसे बड़ी पार्टी, पहली बार दूसरी बार जब आप लोग दिल्ली में सरकार बनाए थे तो सबका सुपड़ा साफ कर दिया था आप लोगों ने। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जनता समझ नहीं पाई कि आपने इतना? नहीं, जनता तो समझ पाई, वो मैनेजमेंट इस तरह का रहा ना। देखो, अगर तो आम आदमी पार्टी को 5%, 7%, 8% वोट मिलते, तब हमें लगता कि क्या हो गया। उनको 44% मिले हैं, हमको 43%, मतलब 1.4%, 1.3% का अंतर रहा है वोट का। तो जनता ने तो खूब वोट दिए हैं, लेकिन जिस तरह से वोट कटवाए गए, पैसे बांट के वोटर्स को धमकाया गया, चुनाव आयोग ने वोट कटने दिए, चुनाव आयोग ने फर्जी वोट बनने दिए। मेरी विधानसभा में जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा था, एक कॉलोनी जहाँ से 2500 वोट पड़ता था, पुलिस को हम कंप्लेंट करते रह गए, चुनाव आयोग को कंप्लेंट करते रह गए, लोगों को पहले दिन 500 रुपये देकर स्याही लगा के भगा दिया गया कि खबरदार अगर यहाँ दिखे तो। अब वो वोट नहीं पड़े। तब तो सरकार दिल्ली में आपकी थी, आप लोग तो सशक्त थे। चुनाव आयोग सशक्त है भाई। पंजाब के रण में आपको सबसे ज्यादा चुनौती किससे है? अकाली दल से, कांग्रेस से या बीजेपी से? और ये तो आपसे, मतलब आप आजकल पंजाब में ज्यादा टाइम देते हैं। पता नहीं, अभी तो किसी की चुनौती दिख नहीं रही है। अच्छा, आप चुनौती में मानना नहीं चाह रहे हैं किसी को? है नहीं, कांग्रेस आपस में, इसको पंजाब में लोग कहते हैं ये तो झगड़ा पार्टी है। हाँ। बीजेपी को तो कांग्रेस पंजाब में कोई सीरियसली लेता नहीं है कभी। बीजेपी के तो कैरेक्टर को समझते हैं लोग।
एसएडी ने जिस तरह की हरकतें 10-15 साल सरकार में रह के की, अभी भी मैं जाता हूं, लोग बहुत नाराज हैं। मतलब हमसे भी मान लीजिए कोई गुस्सा है ना, वो एसएडी को वोट नहीं देना चाहता। ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, वो मैं पूछ देता हूँ कि आपने कहा कि पंजाब में बीजेपी को कोई सीरियसली नहीं लेता है, ऐसी बंगाल में, क्योंकि मैं इससे पहले वाले चुनाव में भी गया था, उससे पहले भी, अभी लास्ट चुनाव जो है उसमें भी गया, तो पहले लोग ऐसे कहते थे कि बीजेपी को बंगाल में कोई सीरियसली नहीं लेता और बीजेपी यहाँ कभी आ ही नहीं सकती है। ऐसा हो गया। इसी से जुड़ा हुआ एक चीज और जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि जितने बॉर्डर वाले राज्य हैं उसमें एकमात्र अब पंजाब बचा हुआ है, तो ये भी चर्चा चल रही है कि एक ही राज्य बचा हुआ है जहां बीजेपी की नजर है। और इस तरीके से चले कि अब की बार पंजाब की बारी। हाँ। इस तरीके से चर्चा चली। देखो, जब भी चुनाव लड़ते हैं, अभी जिस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो जहां किसी की नहीं चलती वहां भी चला लेती है, तो उस पार्टी का ये भी सच है कि उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट पर बुरी तरह से चुनाव हार गए। तो इलेक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, इलेक्शन के डे पर क्या चीज काम करेगी, यू नेवर नो। लेकिन आज की तारीख में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को, इनफैक्ट मोदी जी को लेके नेगेटिविटी है वहाँ पे, क्योंकि मोदी जी ने 2-3 काम ऐसे कर दिए। भाखड़ा डैम पर कब्जा करने की कोशिश, पंजाब के राइट्स कम करने की कोशिश की, फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, फिर चंडीगढ़ सिटी में, तो पानी से लेके चंडीगढ़ की पॉलिटिक्स करने में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स करने में, हर एक चीज़ में मोदी सरकार केवल और केवल एंटी पंजाब स्टैंड लेके रही है। तो उसको लेके लोग, लेकिन कांग्रेस को लेकर के इतना कंफ्यूजन क्यों है? कभी आप लोग साथ रहते हैं, कभी सीजेपी के प्रोटेस्ट के टाइम पे आपने बोल दिया बीजेपी कांग्रेस एक है, मतलब ऐसा क्यों? संजय सिंह आतिशी ने भी इनफैक्ट पोस्ट किया था। देखो, सीजेपी का प्रोटेस्ट ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें हम एज ए पार्टी साथ खड़े थे कि भाई हमारी पार्टी इन प्रिंसिपल इस आंदोलन में साथ है। कांग्रेस को लग रहा था कि हमें अपनी दुकान चलाने के लिए अपने झंडे का अपना आंदोलन करना है। मेरे को कांग्रेस सही है या फिर गलत है? मुझे लगता है अगर कोई जनता आवाज उठा रही है तो उसमें पॉलिटिकल बैनर की जगह जनता के साथ खड़े हो, वो कांग्रेस ने गलत किया। लोकसभा चुनाव में साथ थे, उससे पहले, उसके बाद तो साथ नहीं। राहुल गांधी को पीएम आवास के बाहर जाकर वो जो धरने पर बैठ गए थे, वो नहीं करना चाहिए था आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी को यही कहना चाहिए था कि इस देश के जो युवा आवाज उठा रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, उसके लिए कुछ करते। उन्होंने कहा मैं करूंगा, मैं करने से होता नहीं। मतलब पीएम आवास पे न जाके जंतर मंतर जाना चाहिए था राहुल गांधी। जंतर मंतर चले जाते हैं किसी। लेकिन तब ये कहते हैं आप लोग कि भाई वो माइलेज लेना चाह रहे, क्योंकि विपक्षी पार्टियों में एक होड़ सी लग गई थी उस वक्त, ऐसा लग रहा था कि हम होड़ नहीं, हमने कभी आम आदमी पार्टी को फ्रंट पे नहीं रखा। मेरे को मैं बताया आपको, पंजाब में मेरी टीम्स ने आके मुझे कहा जी हम प्रदर्शन करते हैं सीजेपी के सपोर्ट में। मैंने कहा आप क्यों करोगे, सीजेपी वाले कर रहे हैं, उनके साथ जाके खड़े हो जाओ। अगर आप देश के युवा हो, हमेशा आम आदमी पार्टी के युवा ही बनकर क्यों रहते हो? आज देश के युवा जंतर मंतर पे खड़े हैं, जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप खड़े हो उनके साथ में। जरूरी थोड़ी है कि हर जगह आम आदमी पार्टी का झंडा चमकाया जाए। लेकिन इस प्रोटेस्ट ने विपक्ष को बहुत मुखर कर दिया। हम देख रहे हैं उसके बाद से कोई भी मुद्दा हो, तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी, लगता है जैसे एक जोश भर गया विपक्षी पार्टियों के अंदर। इस प्रोटेस्ट ने जनता के गुस्से को रिसरफेस कर दिया है। उससे पहले हाँ, विपक्ष तो आवाज ही उठाता है, कई बार ऑडियंस मिलता है उसको, कई बार नहीं मिलता है, लेकिन जनता खुद जब ऑडियंस देती है, और जिस तरह से यूथ ने क्रिएटिविटी के साथ में किया, वो अमेजिंग था। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। हाँ, एक सवाल ले लेते हैं। इन चेहरों को देखकर सिसोदिया जी को कौन सी बात याद आती है? कुमार विश्वास है, योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है, राघव चड्ढा है। कुमार विश्वास से शुरुआत। अच्छे लोग हैं सब। योगेंद्र यादव सबके साथ अच्छा दौर जिया है। मतलब इनमें से किसी के साथ मेरी कोई कड़वी याद नहीं है। कुमार विश्वास पारिवारिक मित्र रहे हैं। योगेंद्र यादव जी से मैंने बहुत सीखा समझा है, क्योंकि वो राजनीति को जिस तरह से और आंदोलनों को या ओवरऑल रिसर्च को लेके, प्रशांत जी एक आवाज रहे हैं देश की। राघव चड्ढा युवा हैं, आवाज उठा रहे थे देश के लिए, अच्छा था, बीजेपी में चले गए हैं, मुबारक हो उनको। अच्छा, इनमें से किसी से बात होती है कि नहीं? प्रशांत जी और योगेंद्र जी तो अभी मिले ही थे यहाँ पे जंतर मंतर। इतना कड़वाहट लेकर क्यों निकले सभी लोग? मतलब मुझे तो लगता है कि कुमार विश्वास जब तक आम आदमी पार्टी में थे, तब तक उनके लिए आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल से दुनिया में बेहतर कोई नहीं था। और आज ऐसा लगता है कि मतलब जितने भी बुरे उनकी लाइंस होती हैं, वो सब इधर ही आती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, एक राज्यसभा
ना मिलने के चक्कर में गए, एक राज्यसभा मिलने पे गए। अच्छा, ये जो चेहरे हैं शुरुआत से आपके साथ रहे सर, मतलब पार्टी के साथ रहे, एक एक करके बिछड़ गए। एक पत्रकार, मतलब एक ऐसे नहीं कि आप आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आप न्यूज रूम में हैं, सच बताइएगा, क्या कभी ऐसा मौका आया आपको लगा कि मुझे भी इनकी राह अपनाकर अब अलग हो जाना चाहिए? कभी एक पल के लिए मुसीबतें आई, जेल में गए, तमाम आरोप लगे, मतभेद हुए केजरीवाल से कुछ? अगर मुझे लगता मुझे फलाने पदों पे बैठना है, फलानी सीट चाहिए, फलाना पद चाहिए, एमपी बनना है, यार जब घर से निकले थे तो पद बनने के लिए नहीं निकले थे जिस दिन। और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने ये सोचा था कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी बननी चाहिए। ये आइडिया है। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को क्या पद देगी, क्या सीटें देगी, ये लड़ाई में मैं हूं नहीं। इस लड़ाई में जो फंसेगा वो दुखी होगा। घर वालों ने नहीं कहा कि जेल तक जाना पड़ गया, मतलब छोड़ो, पहले ही सही थे? कहा कभी? कहा घर वालों, मतलब सच कहिए। मैं आपको 2 इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे जेल में जाने के बाद मेरे बेटे से ज़्यादा संवाद होता नहीं था, वो बाहर था, तो मैं एक बार उसको एक चिट्ठी लिखी कि मुझे दुख होता है। एक फादर के रूप में, वो टीनेज बच्चा था, कॉलेज गया ही था, तो उसने जो मुझे चिट्ठी लिखी वापस, वो मेरे लिए बहुत, मुझे ऐसा लगा कि उसके वर्ड्स थे कि अगर आप जेल में रह के मेरी चिंता करोगे तो मेरी देशभक्ति पे सवाल उठाओ। तो अब आपको इससे ज़्यादा फैमिली क्या चाहिए? फिर मैंने, जब मेरे पास इस तरह के ऑफर जेल में भी आने लगे कि आप छोड़ दो, तो मैं हर हफ्ते अपनी वाइफ से मिलने आता था। तो एक दिन मैंने कहा यार अगर मैं ऐसा सोचूं भी तो इन वॉलंटियर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप वॉलंटियर्स को छोड़ दो, अगर आप छोड़ोगे अरविंद जी का साथ, इसका साथ, तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे? कुछ बयान है जो इसी से जुड़ा हुआ, कुमार विश्वास इन लोगों से जुड़ा हुआ बयान। आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। आज टीवी पर जब ठीक, क्या कहेंगे आप? ये आपके चुनाव हारने के बाद इनका बयान आया था। ठीक है, सबका सम्मान है, मैं भी सुनता रहता हूँ बहुत सारी चीजें। लगता है कभी कि क्या भाई तुम तो साथ में थे, साथ संघर्ष किया था, अब तुम ऐसी बातें करते और हो? बचपन के शायद आपके दोस्त मेरे ख्याल से कुमार विश्वास रहे हैं। बचपन के तो नहीं थे, बट हाँ एक ही शहर में थे हम। लोग साथ आएंगे जाएंगे, लोगों से पर्सनल रिश्ते की मोहब्बत है, मिशन की मोहब्बत नहीं है, मिशन से मोहब्बत है। ठीक है, आगे और सवाल आपके लिए आए हैं। सिसोदिया की नजर में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा या मजबूत संगठन? मोदी जी का चेहरा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। संगठन तो मैं जानता हूं उनका नीचे कैसा है। आजकल आप संगठन में काम भी कर रहे हैं, संगठन वालों से मैं मिलता रहता हूं। हाँ, एक सवाल और है, विपक्ष के इन चेहरों को देखकर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव। एक एक लाइन सभी चेहरों के लिए। क्या कहलवाना चाहते हो? राहुल गांधी के लिए एक बार अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति के बच्चे हैं, तो आप राहुल गांधी उससे ऊपर उठ पाए क्या? नहीं पता नहीं, मतलब मुझे कई बार सरप्राइज होता है कि सबका अपना अपना राजनीति करने का तरीका है। मैं सुनता हूँ कि फलाना चुनाव है और राहुल गांधी स्पेन में है, तो मेरे को समझ नहीं आता कि यार चुनाव से पहले 5 दिन पहले कोई पार्टी का लीडर, अब मैं कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उनकी अपनी कोई वजह होंगी, या हो सकता है उनका अपना कोई मैनेजमेंट हो कि विदेश से भी उतना देख, जैसे आज मैं पंजाब का प्रभारी हूँ, दिल्ली में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल को कोई मुझको भी क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है। मनीष जी, लेकिन राहुल गांधी और आप लोग जब साथ में बैठते होंगे, आप तमाम दलों की जब बैठक होती होगी, तो राहुल गांधी जब बोलते हैं तो आप लोग सीरियसली लेते हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये तो स्पेन घूमने वाले नेता हैं, इनकी बातों को क्या सुनना है? हमारी पार्टी के साथ राहुल गांधी जी का जो मीटिंग वाला संबंध था जी, वो ऐसे दौर में रहा जब मैं जेल में था, और एक ही बार रहा, और संजय सिंह वो निभाते थे। वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर सकता। अगला चेहरा अखिलेश यादव जी ने सरकार अच्छी चलाई थी जब वो 5 साल थे, तो और मैं देख रहा था उनको कि जिस तरह से उनकी फैमिली और बाकी उनकी लेगेसी उनको घेरने की कोशिश कर रही थी, पर सरकार अच्छी चलाई थी। हेमंत सोरेन जी का क्योंकि बहुत डिस्टेंट है, मैं कभी ज़्यादा अटैच नहीं रहा उससे, और मेरा कोई टिप्पणी नहीं है उनके ऊपर, पर अभी
जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे लगता है उनको सुनना चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज और आ रही है मनीष जी ने कहा कि रांची में जो प्रोटेस्ट है उसमें लोग कह रहे हैं कि जेनजी के इस शांत व्यवहार को भी देखिए, जंतर मंतर उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। सबका अपना अपना एक्सप्रेशन है, इसीलिए मैंने कहा ना कि अच्छा है वो, एक दो बार मेरी मुलाकात हुई है उनसे, अच्छे लगते हैं मेरे को, पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो बच्चों से बात करें, बुलाएं या अपने प्रतिनिधि भेजें, डायलॉग नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने अभी एक कमेटी बनाई है जाके, जेल में खाना मिलता था, ये पद ठीक-ठाक पैसा नहीं मिलता। प्रतिष्ठा इनकी मोह माया से ऊपर उठ जाओ, जेल में तो जाके समझ में आता है। वो पूछ रहे हैं जेल में खाना पसंद आता था और आपका पसंदीदा खाना है क्या वैसे? बहुत खराब खाना मिलता है। उसकी तो जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर में थी, आपको खाना सुधारना चाहिए था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को अच्छा मिलने लगेगा, मतलब जो सबको मिलता था वही जो सबको मिलता है, वहाँ कैदी खाना बनाते हैं। दिल्ली में हैट्रिक लगा चुकी आम आदमी पार्टी की अब चौका वाली रणनीति क्या होगी? शायद मेरे ख्याल से पंजाब और दिल्ली दोनों के लिए सवाल। देखो, दिल्ली में वापसी तो रेखा गुप्ता जी खुद ही करा देंगी। जिस तरह की वो काम कर रही हैं, जिस तरह की बात कर रही हैं, और सारे मतलब मैं अभी कल परसों पढ़ रहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने यूनिवर्सल स्कीम लागू की थी कि अगर आप महिला हैं और बस में चलती हैं तो आपके लिए फ्री है, फ्री होगा। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं आप महिला हैं और इस कैटेगरी से इस कैटेगरी से और ये पास बनवा लोगे तब होगा। क्या मतलब है यार? अगर कोई महिला इस पारिवारिक स्थिति में है कि वो बस से अपने किसी काम पे जा रही है, उसको फ्री कर दो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट है और महिलाओं के एम्पावरमेंट में इन्वेस्टमेंट है। ये सब क्यों पता नहीं कर रही है? ये अभी सरकार ने अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो उन्होंने चुनाव के दौरान किया था महिलाओं को। वो झुंझुना थमाया है, लाडली लक्ष्मी किसी को मिलेगा नहीं, वो कितनों को मिलेगा। मतलब उसमें इतनी सारी कंडीशंस लगा दी हैं, ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर, किसको मिलेगा वो? कुछ 100,000 2,000 महिला। लेकिन बड़ा वादा था चुनाव के दौरान समय, सबके लिए बोला था। लेकिन एक बात सबके लिए बोला था, और मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च 2024 से नहीं 25 में चुनाव हुआ था ना, 8 मार्च 2025 को सबके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो रेखा गुप्ता जी ने तो मोदी जी को भी झूठा साबित कर दिया। फ्री बीज का आप लोगों पर आरोप लगा सबसे पहले कि मुफ्त में बांटकर आप लोगों ने सरकार बनाई दिल्ली में। चाहिए सबको, हाँ। पर खुद को चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। एक 10,000 रुपए कमाने वाले को फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं कि वो 2,000 का बिजली का बिल नहीं भर पा रहा, उसको मोबाइल भी चलाना है, मोबाइल चार्ज भी करना है, अपने बच्चे के लिए एक बल्ब भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, दे दो यार फ्री। क्यों ज्यादा फ्री भी करते हो? तो ये आप लोगों को कब समझ में आया कि भाई ये अगर कर देंगे तो चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाएगा? मतलब ये चुनावी रणनीति थी या आप लोग जब पहले बैठते होंगे नहीं कि हम अगर सरकार में आएंगे, पार्टी बनाएंगे तो ये स्कीम जरूर ले? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग था इसमें कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर था दिल्ली का, जब हमने बजट शुरू किया था 30,000 करोड़ से बजट बनाना पहला शुरू किया था, और 2020 तक 19 तक आते आते मेरे ख्याल से हमारा बजट पहुंच गया था 55,000 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार के पास खूब पैसा था, ईमानदारी से कलेक्शन हो रहा था, ईमानदारी से पैसा था। बैठे अरविंद जी और हम और सब लोग, सत्येंद्र जैन जी पावर मिनिस्टर थे, तो ये आइडिया आया कि ये कर देते हैं। तो वो कोई पोल प्रॉमिस नहीं था हमारा, ये कोई ऐसा नहीं था कि चुनाव से ठीक पहले किया, हमने 1 साल 1.5 साल पहले किया था, और पैसा था, जनता से प्रेम है, लोगों के प्रति, लोगों से मिलते हैं तो लगता है यार इनके घर में बिजली का बल्ब जलाने के पैसे नहीं है, काश सरकार से बिजली फ्री कर दें, काश बस फ्री कर दें, काश शिक्षा अच्छी कर दें, वही है। लेकिन मुफ्तखोरी की आदत डलवा दी आप लोगों ने, ये आरोप लगता है आप लोगों को। जिनकी जेब भरी हुई है, भरे पेट पे अंगाई में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिसको मिल रहा है उससे पूछो कि जो महिला फ्री बस भी मुफ्तखोरी कह सकते हो। लेकिन मैं ऐसा जानता हूं, मैं पटपड़गंज से विधायक था, मयूर विहार की झुग्गियों से पटपड़गंज के अपार्टमेंट में जो महिला काम पे जाती है, घरों में काम करने के लिए, उस महिला को मुश्किल से 1,000 रुपए मिलते हैं, और अगर वो रिक्शा लेके जाए, बस से जाए टिकट का, उसके 300-400 रुपए खर्च हो जाते हैं। 1,000 रुपए कमाने वाली महिला, अगर उसको सरकार 300 रुपए बस फ्री कर देगी तो क्या एहसान है यार। चलिए आगे सवाल ले लेते हैं। अजीत जी हमारे एक सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे एक सवाल। सिसोदिया जी, एक सवाल है कि 2029 के चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है? विपक्ष को मैं देख रहा हूं कि सब अपने अपने झंडे उठा के चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी एथेनॉल लेके चल रही है, अखिलेश यादव जो है वो चंदा चोरी लेके चल रहे हैं, कांग्रेस जो है वो पैलेट गन लेके चल रही है। सेम पेज पे विपक्ष कब होगा? जब बीजेपी से डटकर मुकाबला कर पाएगी।
एक्चुअली सेम पेज क्या है, सेम पेज क्या किसी सरकार को हटाना है, सरकार लाना है, मैं उस पेज पे नहीं हूं। आप मुद्दा उठाओ देश का, मैं उस पे साथ खड़ा हूं, लेकिन विपक्ष की सरकारें बन जाए, एक सरकार हटा के 20 सरकार बना लो, क्या फर्क पड़ेगा? मुद्दा उठाओ ना देश का, देश के मुद्दे उठाओ, हम साथ हैं। सेम पेज, देश के मुद्दे होने चाहिए, विपक्ष और पक्ष नहीं। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू धाकड़ रहा जैसे हमारे 5 साल धाकड़ रहे। और आप सबका भी शुक्रिया न्यूज रूम में वापस लाने के लिए।